अभी पिछले अध्याय में हमने जाना हमारे शरीर में जो सिस्टम होते हैं, तंत्र होते हैं, उनके बारे में जाना। तो ये सारे तंत्र के बारे में जान के हमने क्या जानकारी हासिल की कि हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन लेते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग अन्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद हमने क्या जाना, तंत्रिका समन्वय, नियंत्रण और समन्वय। हमारे शरीर में नियंत्रण कौन रखता है, पूरे शरीर को समन्वित कौन रखता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हमें नेक्स्ट अध्याय में हम क्या जानेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं। जनन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जनन करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है ना। हाँ, लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि जो हम भोजन लेते हैं, भोजन क्यों लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और इस ऊर्जा का उपयोग अन्य तंत्रों में किया जाता है। तो अभी जितने भी तंत्र पढ़े हमने, जैसे श्वसन तंत्र, उससे भोजन का अपघटन होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। उत्सर्जन के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। हमने जाना तंत्रिका तंत्र, इसमें भी ऊर्जा जो हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं उसका उपयोग किया जाता है। ठीक वैसे ही जनन करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। लेकिन जनन तंत्र एक अलग तंत्र हो जाता है। क्या होता है जनन? जनन का मतलब क्या होता है, जीवों द्वारा, सभी जीवों द्वारा, सजीवों द्वारा, जीवों द्वारा नहीं, सभी सजीवों द्वारा, जिसमें आपके आएंगे जंतु और पौधे। अकेले हम ये नहीं कह सकते सिर्फ जंतुओं में, जंतु और पौधे। तो सभी जीवों में, सभी सजीवों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता कहलाता है जनन। इसको पहले एक और सरल तरीके से हम क्या समझ सकते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। नाम से स्पष्ट है, क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हमने रिप्रोडक्शन लिखी। अगर हम इसका विच्छेदन करें, रिप्रोडक्शन, जनन से तो हमने बता दिया, क्या बता दिया कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, री मीन्स क्या होता है, पुनः, क्या होता है, पुनः। प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, प्रोडक्शन मीन्स क्या होगा, उत्पादन या उत्पन्न होना। नाम से स्पष्ट हो गया, पुनः उत्पन्न होना हो जाता है रिप्रोडक्शन। अब जिससे जो उत्पन्न होगा उसी के जैसा ही होगा, है ना। पुनः उत्पन्न होना मतलब जो है उसको पुनः उत्पन्न करना, वैसा ही पुनः उत्पन्न करना। तो ये कहलाता है आपका रिप्रोडक्शन। अब हम रिप्रोडक्शन की परिभाषा को अच्छे से जान गए, किसमें होता है ये भी जान गए। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी विधियां, ये कितने प्रकार का होता है और इनकी क्या क्या विधियां होती है। पौधों में किस प्रकार का होता है, जंतुओं में किस प्रकार का। ठीक है, तो हम जनन को मोटे तौर पे हम कह सकते हैं, अगर उसके प्रकार जाने तो जनन के क्या कितने प्रकार का होता है। जनन जीवों में अलग अलग, जीवों या सजीवों में अलग अलग प्रकार का होता है, सभी में एक जैसा नहीं होता। अब जीव का मतलब ये नहीं होता कि बड़े जो हमें दिखते हैं सिर्फ वही जीव वो भी कहलाते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है ना, जो हमें दिखाई नहीं देते नेट लाइट से, लेकिन वो भी जीव है।
वो भी प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जनन कितने प्रकार का होता है। पहला हम सबसे पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक जनन। दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, दोनों के प्रकार अलग अलग प्रकार के होते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? अलैंगिक जनन। अभी जनन पढ़ने से पहले हम आपको एक छोटी सी चीज और बता रहे थे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तो क्या वो अपने ही पूरी तरह हुबहू वो अपने ही जैसा होता है? जैसे आप अपने माँ बाप पेरेंट्स के बच्चे हो, ठीक है, तो क्या हम पूरी तरह पेरेंट्स जैसे होते हैं? क्या नहीं होते। तो क्या होता है? कुछ ना कुछ थोड़ी सी अंतर पाया जाता, थोड़ा सा विभिन्नता पाई जाती है। कैसे? कैसे? अगर मान लीजिए दो ट्विंस हैं, एक ही पेरेंट्स के, एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों में अंतर रहता है कि नहीं? हम पहचान सकते हैं ये अलग है, ये अलग है ना? भाई है, ये बहन, दोनों एक जैसे नहीं, दोनों बहनें हैं तो वो भी अलग अलग है, दो भाई हैं वो भी अलग अलग है। देखने में तो हमें अलग लगते हैं, मॉर्फोलॉजिकली बाह्य आकार के तौर पे हम देखें तो वो अलग अलग दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा होते हैं, हूबहू दिखते हैं, है ना? बाहरी लोग तो उसको पहचान ही नहीं पाते। जो ट्विंस होते हैं उनको बाहरी लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है, लेकिन घर के सदस्य जो होते हैं वो उसको आसानी से पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी कुछ अंतर होता है। अब छोड़ दे भाई, ये मान लें कि भाई हम जैसे बाहर से देखें, बाहरी रूप से तो वो हूबहू दिखाई दे रहे, लेकिन अंतर कहाँ? आप देखना कि आंखों का जो कलर होता है, आई बॉल होती है, जिसको आइरिस कहते हैं, उसमें अंतर हो सकता है। अगर मान लीजिए उसमें भी उनके पिगमेंट में भी अंतर नहीं है, वो भी एक जैसी है, तो आप देखना ये कान की बनावट है ना, किसी के यहाँ से कटे रहते हैं, किसी के जुड़े रहते हैं। तो आप लोग भी अपने यहाँ आपस में देखना किसका जुड़ा है, किसका कटा है, हुआ है भाग इधर से। घर में भी आप देखना, अपने घर के सदस्यों से पूछना, ठीक है, वो तो अलग से दिख जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे आपस में समान नहीं होते, इसी को कहते हैं विभिन्नता, वेरिएशन। ठीक है, वैसे हम क्या कह रहे हैं कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। तो क्या वो एक जैसे होते हैं? तो उसमें कुछ अंतर होता है, तो वही अंतर कहलाता है आनुवांशिकी की विभिन्नता। अब आनुवांशिकता, अब इसमें आनुवांशिकता शब्द आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं आनुवांशिकता क्या होती है। हम क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर। अब एक पीढ़ी मतलब पेरेंट्स, दूसरी पीढ़ी मतलब आप बच्चे, ठीक है। गुणों का ट्रांसफर, वो एक गुण हो गया, एक कैरेक्टर हो गया आनुवांशिक। आनुवांशिकता क्या हो गया? एक कैरेक्टर हो गया, गुणों का ट्रांसफर हो रहा है। गुणों का ट्रांसफर मतलब उसमें जो भी कैरेक्टर होते, जो भी गुण होते, जो भी लक्षण होते, वो दूसरे मतलब अभी अपनी संतान में चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा पेरेंट्स की, किसी माँ की आंख है तो किसी की पिता की नाक है ना, बच्चों में ऐसे चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये होता है आनुवांशिकता। लेकिन आनुवांशिकता में जो विभिन्नता आती है, जो अंतर आता है, उस अंतर को कहते हैं विभिन्नता। ठीक है, आपकी इसी कोर्स में एक वर्ड आएगा विभिन्नता का, ठीक है।
तो आप अच्छे से समझ गए होंगे रिप्रोडक्शन प्लस इसके साथ आपने क्या समझ लिया, विभिन्नता। क्या समझ लिया, विभिन्नता। क्या होती है विभिन्नता? अब तो क्लियर हो गया ना, आसानी से कर सकते हो ना। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं वो देखते हैं कि जीवों का प्रकार, जीव कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन टॉपिक जो अगला है आपका कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि। एक शब्द और आया है। अभी मैं ये जनन के प्रकार पढ़ाने से पहले एक और बताऊंगी इसी से रिलेटेड। अभी मैंने आपको बताया कि आनुवांशिकता क्या होती है वो बता दिया मैंने, लेकिन ये लक्षण का, ये गुण का ट्रांसफर, स्थानांतरण आखिर क्या होता है, किसके द्वारा होता है? हमने तो ये कह दिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर आनुवांशिकता कहलाती है, लेकिन ये किसके माध्यम से होता है? तो आपको अभी की चूंकि आपके में इतने डिटेल नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर मीन्स जीवों के शरीर में, मैं हमारे शरीर का मतलब सिर्फ मेरी बात नहीं कर रही, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं प्राणी मनुष्य जाति की बात नहीं कर रही, मैं किसकी बात कर रही हूँ? जो जीव है। प्रत्येक जीव में एक निश्चित संख्या में एक संरचना पाई जाती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है। ठीक है, यह वाहक होती है, गुणों को ले जाने वाली होती है। इसको कहते हैं हम गुणसूत्र। ये अलग चीज आ गई आपकी, ये अलग शब्द आ गया गुणसूत्र, क्रोमोसोम। ठीक है, आपके इसमें एक क्वेश्चन है डीएनए का, इसलिए वो डीएनए इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं इस चीज को ले रही हूँ। तो ये क्या है? गुणसूत्र। पहली बार सुना है 10th क्लास के बच्चे हो, इसलिए आप लोगों ने अभी पहली बार सुना। ये क्या है? गुणसूत्र। ठीक है, ये भी प्रत्येक जीव में एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य, अभी चूंकि अपन मनुष्य है तो अपन मनुष्य के बारे में पढ़ लें। ठीक है, तो मनुष्य में कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 कितने होते हैं? 46। ठीक है, ये टोटल संख्या हो गई 46, या इनको कहेंगे हम 23 जोड़े। ठीक है, जोड़े में होते ही 23 जोड़े। अब कैसे होते हैं? 44 या 22 जोड़े प्लस दो गुणसूत्र हुए या एक जोड़ी, दो जो गुणसूत्र होंगे उनको आएंगे लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। ठीक है, 22 जो होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम। 22 या 44 होते हैं ये क्या कहलाएंगे? ऑटोसोम। इंग्लिश में नहीं लिखा है, हिंदी में लिख दिए ऑटोसोम। ठीक है, वैसे लिख सकते हैं। ठीक, ऑटोसोम। तो दो जो होंगे वो लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, अब ये 22 जोड़े या 44 गुणसूत्र होते हैं, ये हमारे शरीर के जो कायिक कोशिका होती है, जो सोमेटिक सेल्स होती है, कहाँ पाए जाते हैं? ये सोमेटिक सेल में। कहाँ पाए जाएंगे? ये ध्यान रखें, सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में पाए जाते हैं शरीर के जो अन्य अंग होते हैं ना, जैसे ग्रोथ होना, है ना, तो इन सब से शरीर की अन्य अंग और अन्य शरीर की वृद्धि होती है। या वृद्धि होती क्या मतलब? ये अन्य अंगों को, आकृति के गुण होते हैं इनमें। कैसे? जैसे पेरेंट्स के बच्चे में आंख का ट्रांसफर होना, यानी पिताजी जैसी आंख होना, माँ जैसी नाक होना, है ना,
ऐसा होता है ना बच्चे में, माता पिता के एक एक कैरेक्टर, कोई जो भी कैरेक्टर जाता है वो किसके कारण जाता है? सोमैटिक सेल्स में उपस्थित ऑटोसोम के कारण, है ना। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये दो होते हैं, फीमेल मेल में अलग और फीमेल में अलग। मेल फीमेल मीन्स नर और मादा, ये तो समझते हो ना, मेल फीमेल। तो मेल के कैसे होते हैं? मेल के जो दो गुणसूत्र रहेंगे वो XY होंगे और फीमेल के कैसे होंगे? XX। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। अब क्योंकि डीएनए वाला वो टॉपिक आया है इसलिए मैं इस चीज को अभी समझा दे रही हूँ क्या है। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया ना गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं, कैसे बटे होते हैं। अब ये मनुष्य के मैंने इसलिए लिए क्योंकि इसमें ये हम ही से रिलेटेड है ना, तो हम जल्दी इसको समझ लेंगे। अगर मैं दूसरे का गुणसूत्र बता दी, कुत्ते में अलग होते हैं, संख्या 78 होती है, सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि गुणसूत्रों का निर्धारण जो हम पढ़ेंगे उसमें हम आपको और डिटेल बता देंगे। फिलहाल हमने क्या बताया आपको कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 44 होंगे सोमैटिक सेल में, जिनको हम ऑटोसोम कहते हैं। 2 होते हैं जो लिंग सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो गैमेट होते हैं ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, उसमें स्थित होते हैं। ये लिंग का निर्धारण करते हैं, मतलब ये बताएंगे कि लड़का है कि लड़की है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम ये कैसे होता है, ये सब किसके कारण होता है? तो अगर हम गुणसूत्र की संरचना देखें तो गुणसूत्र में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं डीएनए। न्यूक्लिक एसिड होती है, ये 2 प्रकार के हमारे शरीर में डीएनए और आरएनए जो केंद्रक में पाए जाते हैं। अगर हम इसकी संरचना देखें कोशिका, जंतु कोशिका की, तो उसमें क्या होता है, ये कोशिका है पूरी, उसमें ये केंद्रक है, तो इस केंद्रक में स्थित होते हैं डीएनए आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसी में ही ये डीएनए में ही इसकी विशेषता होती है प्रतिकृतिकरण की, यानी रिप्लिकेशन, यानी डुप्लीकेशन, यानी अपने ही जैसा और उत्पन्न करने की। ठीक है, अब कैसे होता है इसकी भी बहुत डिटेल है, ये अब आपके में है नहीं तो मैं अभी ये नहीं बताऊंगी कि कैसे होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए में प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है, यानी अपने ही समान दूसरा बनाने की क्षमता होती है। ये गुणसूत्रों में इस प्रकार की संरचना में रहते हैं। आपने देखा होगा अपनी लैब में भी इस प्रकार की संरचना है जिसको हम डीएनए कहते हैं। इसी में ही हर एक गुण की सूचना निहित होती है। ठीक है, तो ये ही ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और प्रगणों को प्रकट करते हैं, कैरेक्टर को, लक्षण को प्रकट करते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, पिता से, माता पिता से बच्चों में। क्लियर हो गया? तो इन्हीं के कारण ही गुण प्रकट होते हैं। आप लोगों ने देखा हो कोई मर्डर हो जाता है, कोई स्कूल हो जाता, कुछ हो जाता है, पता लगाना हो तो डीएनए टेस्ट करवाते हैं, है ना। किसी बच्चे का पिता पता नहीं है कि भाई इसका पिता कौन है, मान लो ऐसी स्थिति बनती है, तो डीएनए टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाता है। कैसे पता लगाया जाता है कि भाई ये डीएनए किसका है, इससे मैच होगा उसका होगा, तब प्रूफ हो गया। तो डीएनए जो है वो यही ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या देखते हैं, हमें क्या पढ़ना था, अब मैंने डीएनए के बारे में बता दिया, अब क्या पढ़ना है, इनके प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई, फिर प्रकार में क्या पढ़ना है? लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन अंतर भी देखते जाएंगे इन दोनों में। तो पहले हम अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, इसको हम एकल जनन भी कहते हैं। एकल
जीवों में जनन। ठीक है, एकल जीवों में जनन मतलब एक जीव द्वारा जनन होना। एकल जीव के अलावा कोई अलैंगिक जीव होता है। क्या होता है, जैसे एक कोशिका है, इसी से नया जीव बनना, या मान लो मेल है तो मेल से ही बनना, कहीं एक जीव के द्वारा उत्पन्न होना। अब एकल जीव के द्वारा कैसे उत्पन्न होती है, तो इसकी भी कई विधियां हैं। ठीक है, अब चूंकि ये अलैंगिक जनन छोटे सूक्ष्म जीव होते उनमें होता है, और बहुत कम है ऐसे जो प्लांट में होते हैं। बहुकोश के जीव जो होते हैं, बहुकोश के जीवों में ये होता है। तो पौधों में होती है ये वाली, और इसके अलावा जो छोटे जीव होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम और भी जलीय जीव, तो उनमें ये अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसके प्रकार पढ़े कि अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधि के द्वारा जनन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं विखंडन। नाम से स्पष्ट है, विखंडन इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है इसका मतलब कुछ में टूटना है ना। जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है, अब ये विखंडन भी दो तरह से हो जाएगा। कैसे, एक हो जाएगा द्विविखंडन, ठीक है, और बहुविखंडन। क्या होगा, बहुविखंडन। कहने का मतलब ये है कि जब एक कोशिका दो कोशिकाओं में बटे, ये द्विविखंडन हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुविखंडन जब एक कोशिका कई कोशिकाओं में बढ़ जाए। ठीक है, ये इस प्रकार का व्यवहार है। ये बहुविखंडन हो गया। अब कैसे होता है उसकी प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैंने ये बता दिया कि द्विविखंडन में क्या होता है, बहुविखंडन में क्या होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे बारिश के मौसम में हम चप्पल, जूते या कपड़ों पर फफूंद लग जाती है ना, वो क्या है, ये अलैंगिक जनन द्वारा होता है। उसमें एक कोशिका बड़ी, उसी कोशिका से लगातार वृद्धि होती रहती और वो पूरा उसको कवर कर लेती है। देखा है ना बारिश में, तो ये होता है अलैंगिक जनन। वो भी एक जीव है, ईस्ट है जैसे, है ना, फफूंद है, कवक है, ये सब इनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक, तो अब ये नहीं कह सकते कि द्विविखंडन किसमें होता है, बहुविखंडन मतलब उसमें क्या द्विविखंडन होता है, उसमें क्या होगा, बहुविखंडन। फफूंद होती है ना, उसमें क्या होगा, बहुविखंडन। देखिए द्विविखंडन किसमें होता है, जैसे अमीबा ले लें, अमीबा में होता है। कैसे होता है वो देखिए, अमीबा की कोई निश्चित आकृति तो होती नहीं है, एक सेल होती है ना, यूनिसेलुलर होता है। हमने ये इस प्रकार की संरचना बना दी, ये हो गया अमीबा। ठीक है, अब इसमें जनन कैसे होगा, तो इसमें अंदर का जो केंद्रक होता है वो भी धीरे धीरे विभाजित होता है। पहले सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ये अमीबा है, और इसका जो केंद्रक है ये थोड़ा सा ऐसे खांच बन जाएगी, एक ग्रुप बन जाएगी, विभाजन शुरू हो जाएगा। जैसे इसमें ग्रुप होने लगती है, खांच बनने लगती है, तो इसकी जो झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें भी ऐसी खांच बनने लगती है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसमें भी बन रही है और इसमें। ठीक है, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। क्या है ये, कोशिका झिल्ली। ठीक है, और ये है केंद्रक।
तो केंद्रक विभाजन, केंद्रक द्रव का विभाजन प्रारंभ हो जाता है, फिर इसकी झिल्ली में विभाजन प्रारंभ हो जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो ग्रुप है ये खांड से बढ़ जाती है, ऐसे बढ़ जाएगी इस टाइप से। ठीक है, तो इसके अंदर एक इधर पहुंच जाएगा, एक इधर टूट जाएगा और लास्ट में एक कोशिका से दो कोशिका बन गई। तो ये हो गया अमीबा में द्विविखंडन द्वारा जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, एक ही कोशिका के द्वारा दो कोशिका बनी, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एकल जीवों में जनन। ठीक, यानी अलैंगिक जनन को ही हम क्या कहते हैं, एकल जीवों में जनन। समझ में आया? बहुविखंडन किसमें होता है, तो ये आप लोग अब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, स्पाइरोगायरा, कवक, फंगस, इन सब में आप इसका डिटेल आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती। क्या होता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो ये कोशिकाएं होती है वो अंदर ही होती है, यहाँ की जो बाहरी सेल मेम्ब्रेन होती है वो काफी सख्त हो जाती है और अंदर ही ये विभाजित होती रहती है। ठीक है, जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो इनका केंद्र भी विभाजित होता रहता है ऐसे। ठीक है, हर एक उसमें कोशिका में केंद्र पहुंचता है और जैसे ही क्या नाम से प्रतिकूल परिस्थिति हटी यानी अनुकूल परिस्थिति आई तो ये फट जाता है और सारी जो कोशिकाएं वो बाहर निकल आती। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हर एक कोशिका से एक नए जीव का जन्म होगा, यानी संख्या में बहुत से रहेंगे, इसलिए उसको कहेंगे बहुविखंडन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन समझ में आया, उनका खंडन मतलब द्विखंडन और बहुविखंडन। और भी होता है इसमें, देखो एक जो दोनों, अभी मैंने खंडन वाली विधि बताई है, अभी मैंने विखंडन बताया है कि कैसे होता है। इसके अलावा दूसरी मेथड है अलैंगिक जनन की, पुनरोध भवन। क्या है दूसरी मेथड इसकी, पुनरोध भवन। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है, मान लीजिए एक जीव है और इसका आधा भाग कट जाए तो ये ऊपर का भाग अलग रहेगा, नीचे का भाग अलग रहेगा। तो ये हम क्या करेंगे, ये इतना खराब रहा ये। ठीक है, तो पुनरुद्ध भवन में क्या होगा कि जीव का कटा हुआ भाग फिर से पुनः ग्रोथ कर लेता है, नया जीव बन जाता है, जैसे इसने ये ग्रोथ कर ली। ठीक, और नीचे वाले भाग ने, जैसे नीचे वाला भाग ये है, अब इसने क्या किया, ऊपर वाला भाग बना लिया, एक से दो जीव बन गए, तो ये हो गया पुनरुद्ध भवन। तो क्या इसको कैसे समझेंगे कि जीव, अब ये अधिकतर ये वाली जो प्रोसीजर होती है सब में नहीं होती, ये प्लेन एरिया होता है जीव। कौन सा जीव होता है, प्लेन एरिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लेन एरिया में ऐसा होता है कि उसके शरीर का, उसकी बॉडी का कोई भाग अगर अलग हो जाए, टूट जाए, तो वो पुनः ग्रोथ कर लेता है और एक नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, तो ये हो गया पुनरुद्ध भवन। तीसरी मेथड है इसकी मुकुलन, मुकुलन, बडिंग, मुकुलन। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, बडिंग। नाम से स्पष्ट है कि जीव के शरीर में एक बड़ बन जाती है, एक उभार बन जाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा जीव होता है, दोनों के बीच की कड़ी है जैसे प्लांट और एनिमल के बीच की। ठीक है, होता तो प्लांट ही है, लेकिन ये जीवो जैसा भी मतलब कुछ बिहेव करता है, या इसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे पाए जाते हैं जो जीवों की तरह होते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रा पौधा होता है,
जलीय पौधा है, इसमें क्या होता है, एक उभार बन जाता है ऐसा, ठीक है, बड़, जिसको हम क्या कहेंगे, उभार को बड़। अब ये बड़ ही आगे नए जीव को जन्म देती है। कैसे देती है? अब ये धीरे धीरे इसी उभार में ये ग्रोथ करने लगती है ऐसे, ठीक है। फिर अब ये जो उभार है ग्रोथ कर ली, ये टूट के अलग हो जाता है। ये तो एक जीव है और इतना ये टूटेगा ना, ये भी अपना एक अलग ग्रोथ कर लेगा। तो एक से दो जीव बन गए। बड़े का मतलब समझ में आया, कुकुलन का, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक और, कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है, सुना है पहले कभी? ये भी इस प्रकार से अलैंगिक जनन ही है। कायिक जनन क्या होता है कि शरीर, ये जो जनन होता है ये जीवों में कम होता है, ना के बराबर, लेकिन प्लांट में होता है, ठीक है। यानी शरीर का कोई भी भाग जब नए जीव को जन्म देता है या नए जीव को उत्पन्न करता है, कोई भी भाग, जनन भाग नहीं, कोई भी भाग। आपने देखा होगा प्लांट में क्या होता है कि हम जड़ से अकेले नहीं, पूरा प्लांट बनता है। हर एक प्लांट की जड़ ही लगाएंगे तो ही प्लांट बनेगा। अगर उसका तना लगा दिया जाए तो भी बन जाता है कि नहीं नया प्लांट। कोई कोई ऐसे होते हैं कि पत्ती लगा देते हैं, उस पत्ती से भी नया प्लांट बन जाता है। जैसे पत्थर चटा है ना, पत्ती लगाओगे उसमें बड़ पाई जाती है, तो उससे भी ये कायिक जनन होता है। आलू में देखो आप, आलू में भी आई होती है, आलू में कोई बीज तो डालते नहीं, आलू को काट के उसको लगा देते हैं उसमें जो होता है। तो ये कहलाता है कायिक जनन। कायिक जनन किसको कहेंगे? जिसमें शरीर का कोई भी भाग एक नए जीव को उत्पन्न करे उसी के समान, तो वो कहलाएगा कायिक जनन। आया समझ में? जनन वाला भाग नहीं। अभी अपन ने जनन का मतलब यही समझा है कि अपने समान उत्पन्न करना। तो जनन दो प्रकार के होते हैं, ये तो क्या है, एक जीव द्वारा उत्पन्न होते। लेकिन अब अलैंगिक जनन पढ़ेंगे तो अलैंगिक जनन में दो जीव की आवश्यकता हो, दो जीव होना जरूरी है, एक जीव से नहीं। तो एक अंतर ये हो गया लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में, ठीक है। तो कायिक जनन समझ में आया कि शरीर के किसी भी भाग द्वारा, शरीर के किसी भी भाग द्वारा नए जीव का जन्म होना। जीव का जन्म, ठीक है। आया समझ में? अब देखिए, अब अपन पढ़ते हैं अलैंगिक जनन तो हो गया क्लियर। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन एक अंतर अपने क्लियर कर लिया, इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, दो जीवों की आवश्यकता होती है। इन दो जीव को क्या कहेंगे हम? मेल और फीमेल, ठीक है। इन्हीं मेल और फीमेल जीवों के द्वारा कोशिकाओं की विभाजन होता है और विभाजन के दौरान बनते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है। नर युग्म, मादा युग्म। मादा युग्म, ये दो युग्म की आवश्यकता होती है। इन्हीं में होते हैं
सेक्स क्रोमोसोम। लैंगिक जनन में मैंने आपको ही बताया कि दो जीवों की आवश्यकता होती है। ये दो जीव कौन से हो सकते हैं? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अगर जीव की संरचना सिंपल है यानी छोटा जीव है, बहुकोशिकीय है, लेकिन उसके अंदर शरीर की जो जटिलता है वो अगर ज्यादा नहीं है ना, छोटा जीव है, तो ये एक जैसे हो सकते हैं। और यदि जीव जटिल है तो इनमें असमानता पाई जाए, अलग अलग होती है। तो हम इनको इस आधार पर समझ सकते हैं एक प्लांट के साथ, पौधों के लिए। ठीक है, तो पौधों में अगर हम देखें तो इनकी आकृति जो होती है वो अलग अलग होती है, हेट्रोजीनियस होती है। ठीक है, तो जो नर युग्मक होता है ये ज्यादा एक्टिव होता है, छोटा होता है लेकिन क्रियाशील होता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, एक भाग से दूसरे भाग में जा सकता है। ये कैसा होता है? क्रियाशील। ठीक है, और कैसा होगा? छोटा। और जो मादा युग्मक होता है ये कैसा होगा? ये क्रियाशील नहीं कह सकते, ये कैसा होता है? सुस्त टाइप है ना। क्यों? क्योंकि अधिक भोजन का संधारण करता है, संचित करता है, भोजन को संचित करता है। ठीक है, और आकार में कैसा होगा? बड़ा। ठीक है, ये अंतर होता है।